और ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कोराश लॉ। कई लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, जो मुझे समझ में आया हुआ है कोराश लॉ। ठीक है, तो एक हमारे जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच कोराश। तो जर्मन साइंटिस्ट फ्रेडरिच कोराश ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्टडी किया। ठीक है, स्टडीड अ नंबर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स a number of strong electrolytes and obtain an interesting pattern about their molar conductivity at infinite dilution। तो जो कोराश थे जर्मन साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को स्टडी किया, उन्होंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को स्टडी किया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार जो है एक फैक्ट, एक आइडिया, एक पैटर्न उन्होंने ऑब्टेन किया। वो पैटर्न क्या था समझ लो। उन्होंने क्या किया कि वो पेयर बनाए उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट्स के। क्या बनाए? पेयर। और वो पेयर ऐसे थे जिनमें या तो कटायन सेम हो या अनायन सेम हो। सो ही कंसीडर्ड some pairs of electrolytes having either same cation और सेम अनायन। तो उन्होंने कुछ पैटर्न बनाए, कुछ पेयर लिए। पेयर कितने में होता है? 2 का होता है ना। तो एक पेयर, ऐसे कुछ पेयर सेलेक्ट किए उन्होंने और हर एक पेयर में कटायन, जो कटायन इस पेयर में थे वही कटायन उस पेयर में भी थे। ठीक है, जैसे एक पेयर उन्होंने लिया KCl NaCl। ठीक है, ये पेयर 1 है। इधर से उन्होंने एक और पेयर लिया KBr NaBr, पेयर 2। एक और पेयर लिया उन्होंने KNO3 NaNO3, पेयर 3। तो आपने देखा उन्होंने पेयर्स बनाए और हर एक पेयर में आप देखोगे क्या चीज सेम है, बताओ जल्दी। कटायन सेम है। क्या सेम है? इसमें भी K है, उसमें भी K है, इसमें भी N है, उसमें भी KNa। क्या चीज सेम है तीनों पेयर में? KNa सेम है, कटायन सेम है। इस तरह से आप अनायंस भी सेम ले सकते हो। और उन्होंने पाया कि जब इनके मोलर कंडक्टिविटी, जो भी हम यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी पढ़ रहे हैं वो इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे पढ़ रहे हैं, पहले बता देता हूँ। तो इनके मोलर कंडक्टिविटी का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम। यानी इसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट, इसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट, और इन दोनों को लैम्डा नॉट को जब माइनस किया आपस में तो वैल्यू कुछ आ रही है, 23.4 आ रही है। इस तरह से यानी लैम्डा नॉट KCl माइनस लैम्डा नॉट NaNaCl बराबर आ रहा था 23.4। इस तरह से जब इनके लैम्डा नॉट को माइनस किया गया तब भी वैल्यू कितनी आ रही थी? 23.4 ही आ रही थी। और जब इनके लैम्डा नॉट को माइनस किया गया तब भी वैल्यू कितनी आ रही थी? 23.4। यूनिट क्या होती है इसकी? साइमन स्क्वायर सेंटीमीटर पर मोल। तो उन्होंने पेयर सेलेक्ट किए थे, वो सभी पेयर जिसमें सेम कटायन है या फिर सेम अनायन है, उन सभी की जो मोलर कनेक्टिविटी का डिफरेंस था वो क्या आ रहा था? सेम आ रहा था। तो इससे क्या साबित होता है?
इससे कंक्लूजन निकलता है, देखिए इससे कंक्लूजन निकलता है कि लैम्डा Cl आयन की और लैम्डा Cl आयन की कट जाएगी, क्या हो जाएगी, इक्वल है, कट जाएगी। लैम्डा Br की लैम्डा Br कट जाएंगे, लैम्डा NO3 कट जाएंगे, तो क्या बचेगा, लैम्डा K माइनस लैम्डा Na, कितनी वैल्यू आएगी 23.4, लैम्डा K लैम्डा Na फिर कितनी वैल्यू आई 23.4, लैम्डा K लैम्डा Na कितनी वैल्यू आई 23.4। तो यहाँ से एक चीज ये निकल के आती है कि हर एक आयन का जो मोलर कंडक्टिविटी में सहयोग होता है वो फिक्स होता है, उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है उससे मतलब नहीं होता उसको। यहाँ पे कौन जुड़ा था इनके साथ, NO3, यहाँ कौन जुड़ा था इनके साथ, यहाँ कौन जुड़ा था इनके साथ, इनको इनसे मतलब नहीं है, बल्कि इनका लैम्डा आपस में, यानी लैम्डा नॉट K माइनस लैम्डा नॉट Na कितना रहेगा 23.4 ही रहेगा। तो इससे ये साबित होता है, आप कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट ले लें, उसमें हर एक आयन जो होता है उसका जो सहयोग होता है वो फिक्स होता है, यानी उसको 11 रुपए देने हैं तो 11 ही देगा वो, चाहे कितना ही बड़ा भंडारा हो। क्या बात समझे आप, मैं क्या कह रहा हूं, चाहे उसके ग्रुप में कितने भी लोग हों, कैसे भी लोग हों, लेकिन उसकी जेब से कितने रुपए निकलने हैं, 11 ही निकलने हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट में उस आयन के साथ में कौन सा दूसरा आयन है उससे फर्क नहीं है उसको, उसका जो कंट्रीब्यूशन है लैम्डा नॉट में टोटल में वो फिक्स रहेगा, क्या रहेगा, फिक्स। और यहां से एक लॉ निकल के आता है जिसे हम कहते हैं कोराश लॉ फॉर इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। तो बहुत सिंपल सा बताता हूं, इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि हर एक आयन जो इलेक्ट्रोलाइट का होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है टोटल मोलर कंडक्टिविटी में वो फिक्स होता है, चाहे उसके आसपास कोई सा भी आयन हो उससे मतलब नहीं होता, उसका खुद का कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, इसी को हम उतारेंगे, पहले इतना उतार लो, उतार। तो अभी जो हमने स्टडी किया उसका कंक्लूजन क्या है, हैंस फ्रॉम डिस्कशन, फ्रॉम अबव डिस्कशन, जो भी हमने डिस्कशन किया, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द कंट्रीब्यूशन by individual ion in total molar conductivity at infinite dilution is fixed का मतलब constant irrespective of other surrounding ions। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कोई सा भी अगर आयन है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है मोलर कंडक्टिविटी में फिक्स रहता है, उसके आसपास कौन सा आयन है, किस नेचर का है, कितना चार्ज है, उससे उसको कुछ मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम जो है पोस्टुलेट दे रहे हैं, यानी स्टेटमेंट दे रहे हैं कोरास लॉ की। ये तो कंक्लूजन था हमारे पास, स्टेटमेंट ऑफ कोरास लॉ। In any electrolytic solution, when the dissociation is complete, जब सारे के सारे आयंस टूट चुके हों। पहली बात मैं बता दूं, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए था, इसका किसके लिए था, ये लॉ जो है इसने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के दिया था। तो जाहिर सी बात है कि जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो टूट जाएगा पूरा। So in an electrolytic solution, when the dissociation is complete, each type of ion will have
a definite contribution to the total molar conductivity at infinite dilution, irrespective of nature and type of other associated आयंस। उसके आसपास कौन से आयन है, क्या नेचर है, उससे उसको मतलब नहीं है, उसका खुद का जो कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स रहना है। क्या रहना है? फिक्स। वही है भंडारे वाली चीज़, उसको अगर 21 रुपये चढ़ाना है तो 21 ही चढ़ाएंगे, चाहे वो किसी कहीं पे भी ले जाओ। उसको पूछो ना दोस्त कि उनको कंट्रीब्यूशन करना तो जेब में सब 10 ही रुपये निकलेंगे, बिल चाहे 500 का है लेकिन उसकी जेब से कितने निकलेंगे? 10 ही निकलेंगे। तो वही लॉ है यहाँ पे, ठीक है? उतार लिया बेटा। तो देखिए हमने यहाँ पे बीकर लिया हुआ एक, उसके अंदर हमने NaCl सॉल्यूशन लिया है विथ इन्फिनाइट डायलूशन, यानी इसका डायलूशन क्या है? इन्फिनिटी पे है। हम ये भी कह सकते हैं कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, ठीक है? तो कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0। तो जो टोटल मोलर कंडक्टिविटी होगी NaCl सॉल्यूशन की, लैम्डा NaCl, दैट इज द सम ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिविजुअल आयन, यानी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल आयंस, लैम्डा Na प्लस लैम्डा Cl। इस तरह से अगर मैं MgCl2 की बात करूं तो यहाँ पे लैम्डा नॉट Mg प्लस प्लस 2 प्लस, और यहाँ पे Cl कितने हैं? 2 हैं, तो दुगना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दुगना, यानी 2 लैम्डा Cl माइनस, क्योंकि Cl माइनस 2 हो गए ना, तो दुगना हो गया। यानी Cl का कंट्रीब्यूशन हर एक के साथ कितना होगा? दुगना होगा। वो अगर एक टाइम कंट्रीब्यूट करेगा तो उसका 2 टाइम्स होगा कंट्रीब्यूशन। इस तरह से और लेते हैं, लैम्डा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 3, एल्यूमिनियम सल्फेट का कितना हो जाएगा? 2 लैम्डा Al3 प्लस, देखोगे ना Al का कितना है? ट्वाइस कंट्रीब्यूशन है। कितना कंट्रीब्यूशन है? ट्वाइस। तो 2 लैम्डा Al3 प्लस में सल्फेट का कितना हो जाएगा? थ्राइस। ठीक है, थ्राइस कंट्रीब्यूशन। फटाफट उतार लीजिए इसको। तो हम एप्लीकेशन देख रहे हैं कोरास लॉ के। तो सबसे पहला एप्लीकेशन ये है कि इसकी हेल्प से हम जो है मोलर कंडक्टिविटी पता कर सकते हैं, किसकी? वीक इलेक्ट्रोलाइट की, वो भी किस पे? इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे। सो वी कैन फाइंड आउट या कैलकुलेशन डिटर्मिनेशन ऑफ लैम्डा नॉट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, किसकी पता कर सकते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। आपको याद होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमने एक ग्राफ बनाया था लैम्डा के बीच में और किसके बीच में? अंडर रूट C के बीच में। याद आ रहा है? C क्या है? कंसंट्रेशन था। और ये ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। किसके लिए बनाया था हमने? CH3COOH के। अब ये यहाँ टच नहीं कर रहा था, तो लैम्डा नॉट कैसे निकलेगा? तो हम इसको इस तरह से एक्स्ट्रापोलेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन लीनियर है। कैसा है? अगर लीनियर होता तो मिला देते हम सीधा, तो हम ऐसा भी नहीं कर सकते इससे। यानी हम ग्राफ के थ्रू ग्राफ को एक्स्ट्रापोलेट यानी आगे बढ़ाकर और यहाँ टच करा के नहीं कर सकते, क्योंकि ये ग्राफ कैसा है? एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है वो लीनियर के लिए होता है। अभी आपको बताऊंगा कैसे होता है, अभी चिंता मत करो, वो भी बता दूंगा एक्स्ट्रापोलेशन क्या होता है। तो नॉन लीनियर ग्राफ के लिए नहीं हो सकता वो। तो हम किस तरीके से निकालते हैं? हम इनडायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, वो है कोरास लॉ का इस्तेमाल करके। किसका इस्तेमाल करके? कोरास लॉ का। कैसे करते हैं देखिए। तो देखिए, मुझे मान लीजिए मुझे पता करना है लैम्डा नॉट किसका? CH3COOH, ये पता करना है। ग्राफ से तो पता नहीं कर सकता मैं। कैसे पता करेंगे?
तो आपने पढ़ा है कि कोरास लॉ जो एप्लीकेबल है वो किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग के लिए। किसके लिए? तो स्ट्रॉन्ग का मुझे दे रखा है माई लैम्डा नॉट CH3COO Na, इसका मुझे दे रखा है लैम्डा नॉट HCl, ये भी मुझे दे रखा है, ये सारे स्ट्रॉन्ग है। और लैम्डा नॉट NaCl, ये भी दे रखा है मुझे, तीनों, क्यों तीनों क्या हैं? स्ट्रॉन्ग है। और तीनों को लैम्डा नॉट हम पता कर सकते हैं कोरास लॉ से, या हमको दिए होंगे। और हमको वीक वाले का निकालना है। किसका वाला निकालना है? वीक वाले का। तो कैसे निकाल सकता हूँ? देखो, जो टोटल लैम्डा नॉट है वो इन आयंस का क्या होगा? पार्ट्स होगा। क्या होगा? पार्ट्स। तो देखिए करते हैं। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है x1, इसकी वैल्यू है x2, इसकी वैल्यू है x3, और मुझे इनका इस्तेमाल करते हुए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ आयंस के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? तो देखिए लैम्डा नॉट CH3COO माइनस प्लस में लैम्डा नॉट Na प्लस, तोड़ दिया, CH3COO माइनस Na प्लस, इसका क्या हो गया आपका? x1 हो गया। क्या हो गया? x1। उसके बाद इसी तरह से इसको भी तोड़ दिया, H प्लस Cl माइनस, क्या हो गया? x2, इसलिए नीचे वाला भी तोड़ दिया, Na प्लस Cl माइनस। अब इन तीनों को, ये इक्वेशन बन गई मेरी। क्या बन गई? अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके हमें ये लाइक लेके आना है, यानी CH3COO माइनस प्लस H प्लस लेके आना है। क्या लेके आना है मुझे? मुझे ये चाहिए CH3COO माइनस और प्लस में H प्लस, ये चाहिए मुझको इन तीनों से। तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखो ऐसे निकाल सकते हैं आप, जो है ऐसे निकाल सकते हो। सेकंड वाली इक्वेशन से फर्स्ट माइनस कर दो, सेकंड वाली से फर्स्ट माइनस करो, क्या कट जाएगा? CL कट जाएगा। तो आपका बचेगा लैम्डा नॉट H प्लस माइनस में लैम्डा नॉट Na प्लस, इसमें से ये माइनस किया, ये कट गए, H माइनस हो गया, और उधर क्या हो गया? x2 माइनस x3 हो गया। अब इस इक्वेशन को इसमें जोड़ दो, फर्स्ट वाली में, इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली में जोड़ दो, Na कट जाएगा। क्यों कट जाएगा? एक माइनस का एक प्लस का है, जोड़ दो, यानी इस इक्वेशन को फर्स्ट वाली में जोड़ दो। तो आपका बचेगा लैम्डा CH3COO माइनस और प्लस में लैम्डा H प्लस Na कट गया, तो इधर आ गया आपका x2 माइनस x3 प्लस में x1। आगे आंसर देखिए। और ये चीज़ क्या होती है? यही होती है, होती कि नहीं होती है? कितना आ गया? x2 प्लस x1 प्लस x2 माइनस में x3। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। उसको पहले तोड़ लीजिए, और जो डिजायर्ड आपको इक्वेशन चाहिए वो ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, या अगर 2 से किसी को मल्टीप्लाई करना पड़े तो 2 से मल्टीप्लाई करके उसको मैथमेटिकल फॉर्म से सॉल्व करते हुए जो भी आपको डिजायर्ड मोलर कनेक्टिविटी चाहिए वो प्राप्त कीजिए। बहुत सिंपल सा है, बस आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किसको किस में से माइनस करना है, या किसको किस में ऐड करना है, या किसी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये आपके विवेक पे डिपेंड करता है। विवेक कोई लड़का नहीं है, मतलब जो आपका माइंड सेट है उस पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हो। तो मैं इसका अब न्यूमेरिकल करवाऊंगा, परेशान ना हो, फिर देखिएगा आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो ये तो हुआ पहला एप्लीकेशन, उतार लो, पहले एप्लीकेशन उतार लो आप फटाफट। तो जो सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन है कोरास लॉ का, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पता करना। क्या पता करना? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो देखिए जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा C अपॉन में लैम्डा नॉट। जैसे मान लीजिए मैंने कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जो कि किस कंसंट्रेशन पे है? कंसंट्रेशन C पर है।
तो इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो है लैम्डा सी, और इसी का मैंने कर दिया इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्या कर दिया? बहुत सारा पानी मिला दिया मैंने इसमें। अब इसका कंसंट्रेशन टेंड्स टू 0, यानी किस पे आ गया? ये इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे आ गया। तो जाहिर सी बात है इसकी मोलर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो अब इसकी मोलर कनेक्टिविटी कितनी हो गई? और इन दोनों का रेशियो ही अल्फा कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्फा किसके लिए? इस सॉल्यूशन के लिए। इसके लिए तो 1 ही हो जाएगा। इस सॉल्यूशन का अल्फा जो होता है दैट इज लैम्डा सी, जो कि मोलर कनेक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपॉन में लैम्डा नॉट, उसी सॉल्यूशन का मोलर कनेक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। तो ये फॉर्मूला आ गया। तो ये आपका कैसा होता है? ये डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। कैसे होती है? डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। फटाफट उतार लीजिए। तो मेरा थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है कोरास लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। आयनिक कांस्टेंट भी कहते हैं इसे। केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने पढ़ा था ये क्लास 11th में। तो यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन सी है। क्या है? सी। इसका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो लैम्डा सी है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है? के है। तो एक फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल टू के बराबर सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। देख लीजिए यहाँ पे सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस अल्फा। अब अल्फा की जगह आप ये रखिए लैम्डा सी अपॉन लैम्डा नॉट। रखिए, फटाफट सॉल्व कीजिए, जरा देखें कितना आता है। तो सॉल्व करने पे क्या आएगा चेक कीजिए, ठीक है।